एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बार क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। अम्ल, क्षारक, लवण से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर की शुरुआत में हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं चैप्टर को लेके, जिसमें हमें बताया गया है अपने दैनिक जीवन में, मतलब कि प्रत्येक प्रत्येक दिन जो हम लोग अपने जीवन को जीते हैं, इसमें हमने नींबू, इमली और नमक, इसके अलावा शक्कर, सिरके आदि जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। प्रत्येक दिन हम भोजन में या तो चीनी या फिर नमक या फिर नींबू, इमली, सिरका, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। क्या इनका स्वाद एक समान होता है? आपसे बुक में पूछा जा रहा है कि ये जो चीजें मैंने आपको अभी बताया है, चाहे वो नींबू हो, इमली हो, नमक हो, शक्कर हो, सिरका हो, क्या इन सभी चीजों का स्वाद एक समान होता है? नहीं, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई नमकीन है। हालांकि नमकीन वाली चीजें तो इसमें कुछ दी नहीं गई है, इसमें सिर्फ खट्टा और मीठा दिया गया है। तो यही पूछ रहा है, क्या इन सभी का स्वाद एक समान होता है? तो आपको नीचे कुछ सारणी दिया गया है, कुछ टेबल में चीजों को दिया गया है। सारणी नंबर 4.1। अब आप सोच रहे होगे कि सारणी 4.1 को करना क्या है, तो आपको इसको अपने कॉपी में बनाना है। सबसे पहले देख लीजिए, सारणी में आपको पदार्थ का नाम दिया गया है, मैटर का नाम दिया गया है, जिसमें नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा। अब ये जितने भी पदार्थों का नाम दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है स्वाद कैसा होता है इसका, टेस्ट कैसा होता है इसका। ये खट्टा होता है, सावर होता है, कड़वा होता है या फिर कोई अन्य टेस्ट है। जैसे आप सभी को पता है कि नींबू का जो रस होता है, जो नींबू का रस होता है वो हमारे खाने में खट्टा लगता है, ये हम सभी को पता है, हमने नींबू तो बहुत बार खाया ही है। संतरे का रस मीठा और खट्टा दोनों लगता है। तो ऐसे ही आपको इस पूरे टेबल को भरना है कि हम जितने भी पदार्थ का नाम सामने देख रहे हैं, इनका स्वाद आखिर होता कैसा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये तो हमारे पदार्थ के बारे में था। यहाँ पे आप देखोगे, जितने भी टेबल में चीजें दी गई है ना, उसमें आप देखोगे कि कुछ पदार्थों का स्वाद आपको खट्टा लगेगा। जैसे नींबू का स्वाद खट्टा लगता है, कुछ का कड़वा लगता है, कुछ का मीठा लगता है, कुछ का नमकीन लगता है। तो ये जितने भी पदार्थ हैं, इनका स्वाद आपको अलग-अलग तरीकों का देखने को मिलेगा। जैसे नींबू खा लिया तो खट्टा लगेगा, कुछ आपको अब जैसे शक्कर खा लिया तो मीठा लगेगा, कुछ का स्वाद आपको नमकीन लगेगा, कुछ का स्वाद आपको कड़वा लगेगा। जैसे अब अगर मिर्ची दे दें, अगर आपको मैंने मिर्ची खिला दिया तो वो तो तीखा ही लगेगा ना, शक्कर का स्वाद तो उसमें से आएगा नहीं। लेकिन अगर आप गन्ना खाते हो, गुड़ खाते हो, चीनी खाते हो, तो वो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। नींबू खाते हो तो वो कभी मीठा लगेगा, वो तो खट्टा लगेगा। तो ऐसे ही जितने भी टेबल में चीजें दी गई है, उसके स्वाद के बारे में आपको टेबल में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अम्ल और क्षारक क्या है। यहां से आपके चैप्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू हो जाता है कि अम्ल क्या होता है और क्षारक क्या होता है। ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। मैं क्लास 7 के बच्चों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप अभी से सही तरीके से साइंस को समझते हुए, पढ़ते हुए चल रहे हो, तो आपको आगे आने वाले समय में काफी मदद मिलने वाला है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, चाहे आप 9th के साइंस की बात करो या 10th के साइंस की बात करो, या फिर आप उसके आगे भी यदि साइंस लेना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि 11th 12th के साइंस के बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं से प्राप्त होते हैं। तो अब हम बात करेंगे अम्ल और क्षारक के बारे में। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। आजकल के बच्चों को सिरके के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा, क्योंकि चाउमीन वगैरह के अंदर ना सिरका डाल के खाया जाता है। मुझे बहुत एक्चुअली पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सिरका डाल के चाउमीन खाना बहुत अच्छा लगता है। वो खट्टा खट्टा स्वाद का होता है। तो ये जितने भी पदार्थों का नाम मैंने आपको बताया है, चाहे वो दही हो, नींबू का रस हो, संतरे का रस हो, सिरके का स्वाद हो, ये सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। इनमें अम्ल और जिसे हम एसिड कहते हैं वो मौजूद होता है। ऐसे पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो अम्लीय होता है, मतलब ये स्वाद से ही क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा
एसियर से हुआ था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एसिड शब्द जो है वो कैसे बना था, तो आप बताओगे कि ये लैटिन शब्द एसियर होता है, जिससे अम्लीय शब्द एसिड का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ ही होता है खट्टा होना। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इस तरह के पदार्थों में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? अब आपसे ही यहाँ पे पूछा जा रहा है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है? क्या इसका स्वाद खट्टा होता है? कभी आपने बेकिंग सोडा को टेस्ट किया है? ये खाने वाला, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, जो हमारे घर में उपयोग होता है। क्या इसका स्वाद खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? आपने कभी चखा है इसको? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं होता। जब हम घर में जो सोडा यूज करते हैं खाने के लिए, उसे हम बोलते भी मीठा सोडा ही है। तो मीठा सोडा का स्वाद ना खट्टा नहीं होता। और जब कोई ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा नहीं होता, सावर नहीं होता, तो उसके अंदर अम्ल नहीं होता। उस कहने का मतलब है उसके अंदर एसिड नहीं पाया जाता। इसका स्वाद कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। यदि आप उस सोडे को लेके अगर हाथ के बीच में मसलोगे ना, तो वो साबुन के जैसा आपको चिकना लगेगा। और यह साबुन जैसा चिकना लगता है क्योंकि सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद हमें खट्टा लगता है वो हमारा अम्ल कहलाता है। इंग्लिश में हम उसे एसिड कहते हैं। लेकिन जिनका स्वाद हमें कड़वा लगता है और छूने पर वो हमें साबुन जैसे फीलिंग को देते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम क्षारक कहते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय कहलाती है। जैसे खट्टे पदार्थ की प्रकृति जो है वो एसिटिक अर्थात अम्लीय कहलाता है, ऐसे ही कड़वे पदार्थ की जो प्रकृति है वो क्षारीय कहलाता है। आप क्लास 7th में हो, इसलिए आपके साथ बुक में कुछ चेतावनी भी दिया गया है, कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिनको भी समझना काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी वस्तु को आप तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने को आपसे कहा ना जाए, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी आप चख सकते हो जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। किसी भी वस्तु को आप तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए, क्योंकि बिना पूछे अगर आप किसी पदार्थ को छूते हो तो हो सकता है कि कई बार कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जब तक बोला ना जाए तब तक आप किसी भी पदार्थ को छूने की कोशिश ना करें। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हम उसकी प्रकृति कैसे प्राप्त करेंगे? अब ज्यादातर बच्चे तो यही समझते हैं कि जब तक हम उसे चखेंगे नहीं तब तक तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कोई पदार्थ अम्लीय है अर्थात खट्टा है, या फिर कोई पदार्थ क्षारीय है अर्थात कड़वा है, इसका परीक्षण करने के लिए कई अलग अलग पदार्थों का भी उपयोग होता है। हम लैब के अंदर भी साइंस के माध्यम से भी इन चीजों का उपयोग करके इसके स्वाद को, इसके प्रकृति को पता कर सकते हैं। अब जिन पदार्थों का इनके स्वाद करने में पता करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये पदार्थ हमारे सूचक कहलाते हैं। सूचना देने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग ही बदल जाता है। याद रखिएगा, ये जो सूचक पदार्थ होता है, इसको जब आप अम्लीय पदार्थ अर्थात एसिड वाले पदार्थ में या फिर क्षारीय पदार्थ के अंदर अगर डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर अम्ल है या क्षार है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं जिनका उपयोग करके लोग पता करते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। अब यहाँ पे एक टेबल में आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप जानते हो अम्ल का नाम? क्या आप अम्लों के नाम जानते हो? तो पहला अम्ल का नाम दिया है एसेटिक अम्ल, जो सिरका में पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा।
फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है, जो चींटी आपको काट लेता है ना, उसके अंदर भी डंक में, जहर में एसिड पाया जाता है जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तीसरा है साइट्रिक अम्ल, ये नींबू में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है जैसे संतरा, नींबू आदि में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम वहीं पे लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल की बात करें तो ये पालक में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल की बात करें जो विटामिन सी होता है तो ये आंवला में, सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये इमली में, अंगूर में, कच्चे आम इत्यादियों में पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अम्लों के नाम है जो आपको याद करना है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है कि आखिर ये पाया किस चीज में जाता है। अभी जस्ट हमने ऊपर वाले टेबल पे अम्ल के बारे में पढ़ा है, एसिड के बारे में पढ़ा है। अब हम थोड़े क्षारक के नाम भी जान लेते हैं और किन चीजों में ये पाया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ क्षारक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले नंबर पे आता है, जो चूने के पानी में पाया जाता है। आप सोच रहे होगे चूना क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को आपने तंबाकू वगैरह खाते हुए देखा होगा, तो तंबाकू में ना चूने का उपयोग करके उसको रगड़ा जाता है। वो एक गाना है ना, 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के खैनी मुंह में डाल। तो रगड़ के खैनी मतलब खैनी को जब रगड़ा जाता है ना, तो उसमें चूने का इस्तेमाल होता है। तो चूने का जो पानी होता है ना, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। दूसरे नंबर पे जो क्षारक हमारे पास है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये खिड़की के कांच को साफ करने के लिए जो हम यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लिक्विड आते हैं जिसका उपयोग हम शीशे को साफ करने के लिए, फ्रिज को साफ करने के लिए, कूलर को साफ करने के लिए करते हैं, उन सभी के अंदर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तीसरे नंबर पे हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों चीज जो है वो साबुन में पाया जाता है। जिस साबुन का इस्तेमाल हम अपने घर में करते हैं बर्तन धोने के लिए या फिर अपने शरीर में लगाने के लिए, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट जो है वो कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो ये कुछ ऐसे क्षारक के नाम है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपके इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि बच्चों बताओ कि ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो उस समय अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बताओगे। अगर आपको याद है तो आप बता पाओगे ना कि ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो पालक में पाया जाता है, पालक में आयरन भी पाया जाता है, पालक में विटामिन भी पाए जाते हैं। तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए और बहुत महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। अभी हमने आपको जस्ट कुछ समय पहले बताया था कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। इन सभी का उपयोग करके हम ये पता कर पाएंगे कि कहाँ पे अम्ल है और कहाँ पे क्षारक है। तो ऐसे ही हम अब कुछ प्राकृतिक सूचक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक भी कह सकते हो और सूचक भी कह सकते हो। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस ही है। इसे लाइकेनो या फिर सैक से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेनो से इसका निर्माण किया जाता है। आसूत जल में इसका रंग नील सोन होता है, मतलब नीले रंग का होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, ध्यान से अब समझिएगा, जब आप सूचक को, किस सूचक को, लिटमस के पत्र को, अगर आप, जब आप लिटमस के पत्ते को या फिर पत्र को किसी भी खट्टे चीज में मिलाते हो, आपको तो पता करना है ना कि इसका स्वाद। अब हम हर चीज को चख के तो नहीं देख सकते हैं। मान लो बाजार में कुछ नीचे गिरा हुआ है, अब हमें पता करना है कि वो खट्टा है या मीठा है या फिर क्षारीय है, तो क्या उसे उठा के चाट लेंगे? ऐसे में तो आप सड़क पे चलते चलते कुछ भी चाट लोगे। कुछ भी तो नहीं चाटा जा सकता है ना। अच्छा है कि शहर में तो खैर इतनी सारी सुविधाएं हैं कि गंदगी आपको नहीं मिलेगा। अगर ये चाटने फाटने का आपको तरीका गांव में इस्तेमाल करोगे तो कुछ भी चटा जाएगा, क्योंकि वहां पे चाटने के लिए बहुत सारी चीजें आपको सड़कों पे मिल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बिना चाटे बिना चखे हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस पदार्थ में किस प्रकार के अम्ल है या क्षारक है। तो देखिए, जब लिटमस के पत्र को हम अम्लीय विलयन अर्थात खट्टे एसिटिक अम्ल के साथ अगर मिलाते हैं तो ये लाल रंग का हो जाता है। जैसे ही लिटमस का पत्र लाल रंग का हो जाएगा तो आप क्या समझेंगे कि वो एसिड वाला चीज है, मतलब स्वाद में इसका खट्टा आएगा। जब क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। तो सूचक समझिए, सूचक क्या करता है, आपके स्वाद को बिना चखे बता देता है। अगर लाल हो गया लिटमस का पत्र तो वो
खट्टा है, नीला हो गया तो वो कड़वा है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। आप इसे चाहो तो दुकान में आपको लिटमस के पत्र मिल जाएंगे। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में भी कर सकते हो। अब ये जो आप जाके दुकान वाले को बोलना कि मुझे लिटमस का पत्र चाहिए, वो आपको दे देगा। यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो ये लिटमस पत्र के बारे में था। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि ये क्रियाकलाप अपने घर में भी कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ क्रियाकलाप आपके 4.1 टेबल में दिया भी गया है। इसमें इन्होंने परख नली वगैरह के माध्यम से कुछ अपना ऐसे ही लाल नीला पीला किया है। अब हम आपको लेके चलते हैं उदासीन विलयन की तरफ कि उदासीन विलयन क्या होता है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। अब ध्यान से समझना, अम्ल और क्षारक में हमने लाल और नीला रंग तो लिटमस पत्र से पता कर लिया, लेकिन जो लिटमस पत्र को परिवर्तन ही नहीं करता है, मतलब जैसा डालोगे वैसा ही रह जाएगा। मान लो लिटमस पत्र को डाला और उसका रंग ही चेंज नहीं हुआ, तब तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये खट्टा है या ये क्षारीय है, ये कड़वा है। तो ऐसे विलयन को ना हम उदासीन विलयन कहते हैं, जिसमें लिटमस पत्र का रंग बदलता ही नहीं हो, चेंज ही नहीं होता हो, उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। जो ऐसे पदार्थ होते हैं, ना तो वो अम्लीय होते हैं और ना ही वो क्षारीय होते हैं, ना तो वो खट्टे होते हैं ना ही वो कड़वे होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। तो अब हल्दी के बारे में भी हम इसके क्रियाकलाप 4.2 को देख लेते हैं। छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लेना है। हल्दी का पाउडर तो आपके घर में भी मिल जाएगा। अब इस पे क्या करोगे, ब्लोटिंग पेपर और फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाना है आपको। ये स्याही सोख्ता जो है ब्लोटिंग पेपर, यह भी आपको दुकान में मिल जाएगा। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए, फिर आप देखोगे कि उसका रंग जो है वो बदलने लगता है। तो इससे आप ये पता कर पाओगे कि कैसे कुछ ऐसे प्राकृतिक सूचक हैं जो आपको क्षारीय और अम्लीय स्वाद को कंफर्म करके बताते हैं। हमारे पास एक टेबल फिर से है, सारणी नंबर 4.3, जिसमें परीक्षण विलयन के बारे में बताया गया है और हल्दी के विलय के प्रकार के बारे में बताया गया और टिप्पणी करके बताना है। देखिए, यहाँ नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरका है, दूधिया मैग्नीशियम है, खाने का सोडा है, चूने का पानी है, शक्कर है, नमक है। इस पे अब हल्दी के विलयन का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। तो जब आप हल्दी के पॉइंट को, बूंद को उसके ऊपर डालोगे तो कैसा रंग परिवर्तन होता है, ये टेबल में आपको यही फील करना है और टिप्पणी लिखना है कि कैसे आपने उसे किया है। तो यहाँ पे अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक दूसरे सूचक के बारे में बताता हूँ, जो गुड़हल के फूल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि गुड़हल का फूल जो है, और गुड़हल के फूल को ना हम अपने बिहार साइड में ना उड़हुल का फूल कहते हैं। आपको पता है कि अभी नवरात्रा चल रहा है और नवरात्रा में माता जी को ना उड़हल का फूल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तो खैर नहीं मिलता, यहाँ तो लोग गुलाब गेंदा से काम चलाते हैं, लेकिन गांव में आज भी हम लोग के घर में जो पूजा होता है तो उसमें उनको उड़हल का फूल ही चढ़ाया जाता है। और अभी के समय में ना उड़हल के फूल का इतना ज्यादा डिमांड होता है ना कि आपको गांव में भी नहीं मिलेगा। लोग, ऐसा हाल हो जाता है कि लोग उड़हल के फूल के जगह उड़हल के पत्ता को चढ़ाते हैं, मतलब पेड़ के पत्ता को भी माता जी को चढ़ाते हैं कि माता खुश रहनी चाहिए। फूल अब हर घर में, अभी नवरात्रा में पूजा पाठ तो होता ही है, सबको फूल की जरूरत है। और लोग ये भी नहीं समझते ना कि हम 2 फूल में आज काम चला रहे, नहीं, जिसको जितना हाथ लगता है तोड़ लेता है। एक दिन में सोचता है कि माता रानी को खुश कर दे, इस चक्कर में फूल खत्म हो जाता है। और गुड़हल ऐसा फूल है ना, उसके बारे में मैं अपने बचपन की एक छोटी सी बात बताता हूँ। उसके कली को भी तोड़ के ले आओगे ना तो वो आपके घर में खिल जाएगा। वो फूल ऐसा होता है कि आपके घर में सुबह तक पूरा खिल जाता है। तो गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां आपको एकत्र करना है और उसे किसी बीकर में रख लेना है। बीकर आपने साइंस लैब में देखा होगा, एक बीकर होता है, लोहे का ग्लास जैसा होता है, उसमें आपको रख लेना है। इसमें थोड़ा गर्म जल आपको मिलाना है, गर्म पानी को मिलाना है। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए, जब तक जल जो है वो रंगीन ना हो जाए। रंगीन मतलब कलरफुल ना हो जाए।
रंगीन जल को सूचक के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। इस सूचक की 5-5 बूंदे आपको जो 4.4 में जो सारणी यहाँ पे दिया गया है नीचे, इसके लिए उपयोग करना है। जैसे परीक्षण विलयन में आपको यहाँ पे शैम्पू दिया गया है, जिससे हम लोग बाल वगैरह धोते हैं। नींबू का रस है, सोडा जल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन है, सिरका का विलयन है, नमक का विलयन है। तो शुरुआत में देखना है कि इसका रंग कैसा था। जब तक आपने गुड़हल के उस पानी का 2-4 बूंद इसमें नहीं डाला हो तब, और जब आप वो पानी का बूंद डाल देते हो तो उसके बाद इसका रंग कैसा हो जाता है, ये चेक करके आपको इस टेबल में भरना है। अब देखिए, सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जान लेते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, जिसे हम मेजेंटा रंग भी कहते हैं, क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। ध्यान से समझिएगा। गुड़हल के फूल के अगर हम सूचक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो अम्लीय विलयन होता है, जो खट्टे विलयन होते हैं, उसको गहरा गुलाबी बना देगा, जिसे हम मेजेंटा रंग भी कहते हैं। और अगर कोई क्षारीय विलयन है तो उसको हरा रंग बना देता है। तो ये गुड़हल भी जो है एक प्राकृतिक सूचक है, और इसका भी उपयोग हम सूचक के रूप में कर सकते हैं। यहाँ भी आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चूने का पानी, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो चूने के पानी से प्राप्त होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे ये क्रियाकलाप करके बताया गया है कि अम्ल का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसे हम HCl भी कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप को आपको खुद से पढ़ना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जो आप अपने घर पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है 4.3 उदासीकरण। उदासीकरण करने से पहले फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है, चेतावनी दिया गया है कि प्रयोगशाला में ही आप अपने इन सारे एक्सपेरिमेंट को करें तो ज्यादा बेहतर होगा। घर में ना थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और हो सकता है कुछ उलट पुलट हो गया, उल्टा सीधा हो गया, तो आपको हानि हो सकता है। इसलिए जितने भी एक्सपेरिमेंट है आप कोशिश करें कि आप अपने स्कूल के लैब में, प्रयोगशाला में ही करें। अब हम बात कर लेते हैं उदासीकरण के बारे में। तो हमने ये बात तो पढ़ा है ना कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अब हम इसे ही देखेंगे कि अम्ल को किसी क्षारक के साथ मिलाया जाए तो क्या होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अम्ल को किसी क्षारक के साथ डायरेक्ट मिला देते हैं तो फिर क्या होगा। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे हम फिनोलेफ्थलीन कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, फिनोलेफ्थलीन कहते हैं। अब इसका उपयोग हम करने वाले हैं। फिर से वही बात कह रहा है कि आप अपने शिक्षक के सामने ही इन सभी एक्सपेरिमेंट को करें, विद्यालय के प्रयोगशाला में करें। बहुत सारे स्कूल में आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे रसायन भी हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ ऐसे मतलब कि अम्ल हैं जो आप डायरेक्टली यूज नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये सब सही चीज नहीं है। आप ऐसे घर में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि जब किसी भी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। जब अम्ल और क्षार को ही हम आपस में मिला दें तो ये उदासीन हो जाता है। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रह पाती है और ना ही क्षारीय रह पाती है। अगर आप मान लो कोई चीज बहुत खट्टा है और उसमें आप अगर चीनी मिला देते हो तो क्या उसका स्वाद खट्टा हो जाएगा? नहीं होगा ना, वो खट्टाहीन हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें ज्यादा मात्रा में चीनी मिला दोगे तो फिर उसका स्वाद क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर बराबर मात्रा में हम मिलाते हैं तो ना तो वो खट्टा रह पाएगा, ना ही वो मीठा हो पाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अम्ल तथा क्षारक दोनों ही प्रकृति दोनों की लुप्त हो जाती है, और इस प्रकार जो विलयन बनता है वो ना तो अम्लीय होता है, मतलब ना ही खट्टा होता है, और ना ही क्षारीय होता है। उदासीकरण अभिक्रिया में जो नया पदार्थ निर्मित होता है, जो उदासीकरण प्रक्रिया में जैसे ही अम्ल और क्षारक को मिला के बनाया जाता है उसे हम लवण कहते हैं। वही क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ
लवण और जल दोनों निर्मित होते हैं। यहाँ पे जब किसी भी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में अभिक्रिया करवाया जाता है तो वो उदासीकरण कहलाता है, क्योंकि ना तो वो फिर अम्लीय रह पाता है और ना ही वो क्षारीय रह पाता है। और इस प्रक्रम में उष्मा मतलब हीट भी निकलता है और इसके साथ साथ लवण और जल का भी निर्माण होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अम्ल प्लस क्षारक, मतलब अम्ल और क्षारक मिलके लवण और जल का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे अम्ल के साथ जैसे ही क्षारक को मिलाया गया तो ये क्या बना रहा है, लवण भी बना रहा है, जल भी बना रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पे उष्मा भी निकलेगा, उष्मा निर्मुक्त होती है। और निम्नलिखित अभिक्रिया इसी का उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम NaOH कहते हैं, जब इसको आप एक साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा, इसके साथ साथ जल बनेगा और उष्मा भी यहां से निकलेगा। बूझो, देखिए बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, मतलब एक बूझो एक आदमी का नाम दे दिया है आपको समझने के लिए, एक ऐसे बच्चे का नाम जिसने क्या किया, चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा होगा। तो जब भी किसी भी अभिक्रिया को करवाया जाता है तो उसमें उष्मा निकलता है ना, उष्मा बोले तो हीट निकलता है, तो वो अभिक्रिया क्या होगा, गर्म होगा। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में उदासीकरण के उदाहरण, जो हम प्रत्येक दिन हम अपने लाइफ को जीते हैं, इसमें उदासीकरण के क्या क्या उदाहरण है। तो पहला है अपाचन। हमारे आमाशय में, हमारे पेट के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, आप अध्याय 2 में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपने आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। अगर अमाशय में यही एसिड जरूरी से ज्यादा अगर उपस्थित हो जाए तो यह भोजन को पचाने में दिक्कत भी करता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम जैसे कई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब हमारे पेट में जब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है तो इसको कम करने के लिए हम अलग से दवाइयों को उपयोग में लेते हैं ताकि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो बैलेंस में रहे, बना रहे। हम बात करेंगे चींटी के डंक के बारे में। शुरुआत में हमने बात किया था, इसके अंदर भी एसिड पाया जाता है। जब हमें चींटी काटता है ना तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव्य को डाल देता है। ये अपने डंक से हमारे शरीर के अंदर अम्लीय द्रव्य को डाल देता है। डंक के प्रभाव से नमयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन क्रिया करता है, जिससे हम जिंक कार्बोनेट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको मृदा उपचार के बारे में जानना है। मृदा उपचार का मतलब होता है मिट्टी के लिए उपचार करना। रासायनिक उर्वरक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बहुत सारे ऐसे खाद वगैरह हैं जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। जब आप रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ज्यादा करते हैं तो यह मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों अर्थात पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। अगर मिट्टी में बहुत ज्यादा अम्ल या फिर एसिड ज्यादा हो जाए या फिर क्षार बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होता है कि मिट्टी के अंदर उर्वरक क्षमता कम हो जाती है और पौधों की सही से ग्रोथ नहीं हो पाता है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होता है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या फिर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से अपरिचित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद हो गया, मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं और ये इसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है, जिससे पेड़ पौधों का सही ग्रोथ हो पाता है। अब हम बात करेंगे कारखानों का अवशिष्ट। बहुत ऐसे फैक्ट्री हैं, बहुत ऐसे कारखाने हैं जहां पे कचरे बहुत निकलते हैं। तो कचरों में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं।
यदि ऐसे अवशिष्ट पदार्थ को सीधे जलाशय, नदी, समुद्र या नालों में बहा दिया जाए तो क्या होगा? मछली या फिर अन्य जो जल में रहने वाले जीव हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी कारण से कारखानों में अवशिष्ट को जो पदार्थ निकलते हैं उसे जलाशय, नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, ताकि वो पानी में किसी भी प्रकार के जलीय जंतु को नुकसान ना पहुंचाए। अब आपके पास कुछ प्रमुख शब्द हैं इस चैप्टर के, जिसमें आपको अम्ल, क्षारक, सूचक, उदासीन विलयन, उदासीकरण और लवण, ये सबको बताना है। और मुझे पता है कि आप सभी को ये सारे पॉइंट्स अब समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी इन सभी पॉइंट्सों को आपको समझाया है। अब इस चैप्टर में आपने क्या सीखा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। बात सही है, हमने इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स को पढ़ा है। तो यहाँ पे अब इसके प्रश्न वगैरह भी हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, आपने क्या सीखा है इन सभी को आप सही से देख लेना। साथ ही साथ अभ्यास में जो प्रश्न है अम्ल और क्षारक के बीच के अंतर से लेके 7 प्रश्न है टोटल, नहीं 8, 9, 10, 11 प्रश्न है आपके इस चैप्टर में। इन सभी को आप सही से कॉपी में बना लेना। यदि कोई परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के द्वारा जो आपकी समस्या हो रही है उसको समाधान करने का। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर जो है क्लास 7 चैप्टर 4 अम्ल, क्षारक और लवण वो समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।